अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर वाफियत हैं। अब मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। इस सफ़र में हम सवालात का अयादा इस हिस्से को पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में बकिया 3 सवालात यानी कि 12.23, 12.24 और 12.25 को हल करना सीखेंगे। आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, चीज़ों को आसान और सादा रखना है। तो चलें आज के इस लेक्चर में सिखाए जाने वाले 3 सवालात को सीखने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, बढ़ते हैं आज के लेक्चर के पहले सवाल की जानिब, मगर ये इस किताब का, इस चैप्टर का सवाल नंबर 23 है। सवाल नंबर 23 में हमसे पूछा यह जा रहा है कि मुंदरजा झैल आलात की मैग्नीफाइंग पावर लिखें। उन आलात में सबसे पहले सादा माइक्रोस्कोप है, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और उसके बाद रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। अब इन तीनों की अलग अलग तरीके से हम मैग्नीफाइंग पावर देखेंगे कि क्या क्या है। अब ये सवाल बहुत ही ज्यादा अहम भी है और बहुत ही ज्यादा सादा भी है। आपने सिर्फ और सिर्फ तीनों आलात की मैग्नीफाइंग पावर के फार्मूले लिखने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो अगर सादा माइक्रोस्कोप के लिए हम ये बात शुरू करें कि अगर सादा माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर देखना चाहते हैं कि वो कितनी है और इसको किस फार्मूले के तहत हासिल किया जाता है, तो सादा माइक्रोस्कोप की सबसे पहले हेडिंग दे लें और उसके बाद ये बात समझें कि अगर मेरे पास कोई जिस्म पड़ा हुआ है, फर्ज करें किसी इस तरह की सतह के ऊपर, और ये जिस्म मेरी आंख के इस कदर करीब है कि अगर कि मैं इस आंख से अपना इस जिस्म को देखना चाहता हूं तो ये जिस्म मुझे वाज़िया तौर पे दिखाई नहीं दे रहा। अब अगर मैं इस आंख से बनने वाला एंगल देखूं तो एंगल ये थीटा बन रहा है। अब इस जिस्म को वाज़िया तौर पे देखने के लिए अगर मैं इसी सतह के ऊपर, इसी जिस्म के सामने एक कन्वेक्स लेंस रख दूं, फर्ज करें कि जिस्म अभी भी इसी सतह पे पड़ा हुआ है और आंख भी उसी जगह पे मौजूद है जहां पे पहले मौजूद थी, और इस जगह से आंख को इमेज वाज़िया नजर नहीं आ रहा, तो आप आंख और इस जिस्म के दरमियान एक कन्वेक्स लेंस रख देंगे। अब ये कन्वेक्स लेंस हेल्प करेगा, मदद करेगा कि आपके जिस्म का एक बड़ा इमेज आपको किसी जगह पे बना के दे देगा। अब इस इमेज का अगर यहाँ पे एंगल देखा जाए तो ये यकीनी तौर पे इस बनने वाले एंगल से बड़ा होगा, जिसको मैं थीटा डैश का नाम दूंगा। अब अगर इन्हीं दोनों एंगल्स यानी कि दोनों जाविये की मैं निस्बत ले लूं, यानी कि थीटा डैश और थीटा की निस्बत ले लूं, तो ये सादा माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का फार्मूला है और इसको आपने इसी तरह से लिखना है, इसी तरह से याद करना है, क्योंकि किताब के अंदर यही फार्मूला लिखा गया है, तो आप भी किताब वाला फार्मूला लिख लेंगे। अब ये बहुत ही देखें आसान सा फार्मूला है, सिर्फ और सिर्फ थीटा डैश और थीटा की निस्बत है। चलें अगर ये समझ आ गया है तो बढ़ते हैं दूसरे आले की मैग्निफिकेशन पावर की जानिब, जो कि है जी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है, उस फार्मूले को लिखा जाता है मैग्निफिकेशन बराबर है L बटा FO और ब्रैकेट के अंदर आता है 1 जमा D बटा FE। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, तो उसको बयान करना भी लाजिम है, तो हम यहाँ पे सबको बारी बारी बयान कर देंगे। यहाँ पे जो L आपको नज़र आ रहा है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लंबाई है। ये FO क्या है जी? ये ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है। FE आईपीस की फोकल लेंथ। आप जानते हैं ना कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में
दो तरह के लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी अलग अलग फोकल लेंथ होती है, इस वजह से FO और FE अलग अलग लिखा गया है। अब बचा D, ये D क्या है? ये नुक्ता करीब है। किसका नुक्ता करीब है? इंसानी आंख का ये नुक्ता करीब है और आम हालात में इस D की जो कीमत होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो उम्मीद करता हूं कि यह फार्मूला भी आपको समझ में आ गया और फार्मूले के अंदर जो चीजें शामिल थी वो भी आपको समझ में आ गई हैं। तो चलें, जो तीसरी चीज हमसे पूछी गई है वो है जी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की हेडिंग आप दे लेंगे और इसकी मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है जी मैग्निफिकेशन बराबर है FO बटा FE। यहां पे FO क्या है जी? दोबारा से ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, और FE क्या है? आई पीस की फोकल लेंथ। इसको आप एक बॉक्स में बंद कर दें तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने तीनों आलात की मैग्निफिकेशन पावर्स के फार्मूले लिख लिए हैं। यहाँ पे भी आप FO और FE को बताएंगे कि FO क्या है और FE क्या है। मैं चूंकि लिख चुका हूं तो मैंने बता भी दिया है, तो अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलें बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की जानिब। जी तो मेरे अजीज तुलबा और तालिबात बढ़ चुके हैं आज के सफर के दूसरे सवाल की जानिब, जिसमें हमसे पूछा यह जा रहा है कि नॉर्मल इंसानी आंख में इमेज की बनावट को रे डायग्राम की मदद से दिखाएं। अब इससे पहले कि इंसानी आंख के अंदर हम लोग इमेज की बनावट को समझें, मैंने आपको ये बताया है कि इंसानी आंख से मुतासिर होकर कैमरा बनाया गया। अब अगर कैमरे के अंदर आपको इमेज की बनावट जरा समझ आ जाए तो उससे आप इंसानी आंख के अंदर इमेज की बनावट को बहुत ही आसानी के साथ समझ सकते हैं। आपने ये देखा था कि कैमरे के अंदर जो इमेज बनता है वो एक तो रियल बनता है। रियल का मतलब ये है कि हकीकतन रोशनी की रेज किसी एक पॉइंट पे आके मिलती हैं और वो जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं वो फोटोग्राफिक फिल्म पर होता है। फोटोग्राफिक फिल्म को जिसे आम जुबान में नेगेटिव भी कहते हैं, नेगेटिव पे आके वो इमेज एक तो रियल बनेगी और वो उल्टी इमेज बनेगी, और साथ ही साथ इमेज का जो साइज है, इमेज की जो जिसामत है वो जिस्म की जिसामत से छोटी होती है। फिर उस नेगेटिव पे हासिल की गई उन रियल, उल्टी और छोटी इमेजेस को फोटोग्राफिक इनलार्जर की मदद से बड़ा करके देखा जा सकता है। अब इसी तरह से इंसानी आंख में जो आप मुख्तलिफ किस्म के नज़ारे देखते हैं वो किस वजह से देखते हैं कि रोशनी की रे कॉर्निया से होती हुई आपके आइरस में दाखिल होती है। आइरस आंख का वो हिस्सा है जो कि प्यूपल को ये हदायत देता है कि इसने रोशनी को कितना अंदर आने देना है। आप ये डायग्राम इंसानी आंख की अपनी बोर्ड पे भी देख सकते हैं। अब ये आइरस इस प्यूपल को हदायत देगा कि इसने कितनी रोशनी अंदर भेजनी है। अगर तो रोशनी की मिकदार बहुत ज्यादा है तो आइरस प्यूपल को हदायत भेजेगा कि सुकड़ जाओ। प्यूपल के सुकड़ने से रोशनी की कम रेस इंसानी आंख के अंदर जाएंगी और अंदर जाते हुए वो जिस जगह पे इमेज बनाती हैं वो जगह रेटिना कहलाती है। अब अगर रोशनी की मिकदार थोड़ी सी कम हो तो आइरस प्यूपल को ये हदायत भेजेगा कि आप थोड़ा सा फैल जाएं। प्यूपल के फैलने से अब ज्यादा रोशनी की रेज इंसानी आंख में दाखिल होंगी, जिसकी वजह से आप कम रोशनी में भी किसी जिस्म का इमेज अपनी आंख में बना सकते हैं। अब ये इमेज जो रेटिना पे हासिल हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये उल्टा भी है और साथ ही साथ ये जिसामत में छोटा भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज बनने वाला जो है ये रियल है, क्योंकि अक्सर अमूमी तौर पे जो उल्टी इमेजेस होती हैं वो रियल होती हैं। अब ये इमेजेस उल्टी बन रही हैं, लेकिन हमारी आंख तो बिल्कुल हमारे दिमाग को बिल्कुल सीधा करके इसे दिखा रही होती है। तो ऐसा किस वजह से है? ऐसा हमारे दिमाग के अंदर मौजूद फंक्शंस के ऊपर है। अब जैसे ही रेटिना पे इमेज बनेगा, रेटिना उस पैगाम को दिमाग तक लेके जाएगा और दिमाग उस इमेज को प्रोसेस करते हुए बहुत ही तेजी के साथ उस इमेज को उल्टा देगा और आपको वो जिस्म
जिस हालत में पड़ा हुआ है उसी हालत में नजर आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो सिंपल सी सादा सी रे डायग्राम है जिसमें इंसानी आंख के अंदर इमेज की बनावट दिखाई गई है, आपको ये समझ आ गई होगी। ना सिर्फ ये इमेज आपको आनी चाहिए, रे डायग्राम आपको आनी चाहिए, बल्कि इसके अंदर जितने भी हिस्से हैं, जैसा कि मैंने बताया है, कॉर्निया, आइरस, प्यूपल, रेटिना, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। किसी भी जगह से वो सवाल बना के पूछ सकता है। अगर इस सवाल की आपको समझ में आ गई है जी, तो ये रहा हमारा आज के लेक्चर का आखिरी सवाल भी है, इस सवालात के यादा वाले हिस्से का भी आखिरी सवाल है, और वैसे इस चैप्टर का 25वां सवाल है। इस सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि करीब नजरी और बईद नजरी से क्या मुराद है, इन नकाइस को किस तरह से दूर किया जा सकता है। ये दोनों जो करीब नजरी और बईद नजरी की इस्तिलाहात हैं, ये आंख के नकाइस के अंदर आती हैं। तो चलें हम सबसे पहले करीब नजरी को देख लेते हैं। दोनों चीजों को अलग अलग करके देखेंगे ताकि चीजों का समझना मजीद आसान होता चला जाए। अब मैंने ये बता दिया, ये करीब नजरी ये आंख का नुक्स है। अब ये आंख का कैसा नक्स है? ये आंख का ऐसा नक्स है कि जिसमें आंख इस नाम के अंदर मौजूद चीजों को ठीक तरीके से देख सकती है, यानी कि करीब की चीजें आसानी के साथ देखी जा सकती हैं, लेकिन दूर पड़ी हुई चीजों को देखना तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूर पड़े हुए अजसाम की जो इमेज रेटिना पे बनती है वो जरा मुबहम किस्म की बनती है, गैर वाजिया बनती है, जिसकी वजह से इंसानी आंख उस जिस्म को आसानी के साथ नहीं देख सकती। तो सबसे पहले हम तारीफ लिख लेते हैं कि करीब नजरी कैसा नुक्स है आंख का। तो हम कहेंगे आंख का ऐसा नक्स जिसमें ये दूर के अजसाम को वाजिया नहीं देख सकती, क्या कहलाएगा जी? करीब नजरी कहलाता है। चलें, हमने करीब नजरी की तारीफ तो कर ली है, लेकिन इसके पीछे वजह भी तो मालूम होनी चाहिए कि आखिर करीब नजरी का जो नक्स है वो किस तरह से पैदा होता है। याद रखिएगा कि इंसानी आंख का जो आई बॉल है, जिसे डेला भी कहते हैं, अगर ये इसकी एक खास मुनासिब हद होती है, अगर ये अपनी मुनासिब हद से बढ़ जाए तो उस हद से बढ़ने की वजह से जो दूर पड़ा हुआ जिस्म है उसकी इमेज रेटिना तक नहीं पहुंच पाती, बल्कि रेटिना से पहले ही रोशनी की रेस फोकस हो जाती हैं। आप ये अपनी इस स्क्रीन पे डायग्राम भी देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो जिस्म है वो दूर पड़ा हुआ है और दूर से रेज आती आती रेटिना से पहले ही फोकस हो गई। अब रेटिना से पहले फोकस हो गई, इसका मतलब है कि इमेज उसी मुकाम पे बनेगा जिस मुकाम पे ये रोशनी की रेज फोकस हो गई हैं। अब चूंकि रेटिना पे फोकस नहीं हो रही, रेटिना पे इमेज नहीं बन रहा, और हमारे दिमाग ने जो इमेज लेना है, जो हदायत लेनी है, वो रेटिना से ही लेनी है। अब रेटिना तक ही वो हदायत पूरी नहीं पहुंच पा रही, तो वो आगे दिमाग तक किस तरह से हदायत आगे पहुंचाएगा, जिसकी वजह से हमें दूर पड़ा हुआ जिस्म वाज़ेह तौर पे दिखाई नहीं देता। अब ये नक्स तो पता चल गया कि नक्स इंसानी आंख में है। अब इस नक्स को दूर करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए? देखें, हमारे पास रेस पहले फोकस हो गई हैं, हम चाहते हैं कि रेस फैल जाएं, थोड़ी सी पीछे की जानिब बिखर जाएं, और बिखेरने के लिए हम जो लेंस इस्तेमाल करेंगे वो होगा डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस का काम भी तो यही है कि वो रेस को बिखेर देता है। तो जब हम डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो अब बजाय इसके कि रेज रेटिना से पहले फोकस हों, अब वो रेटिना पर ही फोकस होंगी। तो इसके इलाज के लिए जो लेंस इस्तेमाल किया जाता है वो है जी कनकेव, या आप उसे डाइवर्जिंग लेंस के तौर पे भी जानते हैं।
अब ये लेंस चश्मे के अंदर भी लगाया जा सकता है और साथ ही साथ ये कंटैक्ट लेंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है करीब नजरी के बारे में कि इंसान दूर की चीजों को वाजिया नहीं देख सकता। चलें अब बढ़ते हैं एक कदम आगे कि जिसमें हमने देखना है कि बईद नजरी क्या है। बईद उर्दू जुबान का लफ्ज है और इसको कहा जाता है दूर, यानी कि इस किस्म के नक्श में इंसानी आंख दूर पड़े अजसाम को तो वाजिया देख सकती है, लेकिन करीब पड़े हुए अजसाम का जो इमेज है वो मुबहम बनेगा, यानी कि गैर वाजिया बनेगा। तो चलें सबसे पहले इसकी तारीफ लिख लेते हैं कि ये आंख का ऐसा नक्श है जिसमें ये करीब पड़े अजसाम, अजसाम कहते हैं जिस्म की जमा को वाजिया तौर पे ना देख सके, बईद नजरी कहलाता है। अब इसकी भी कोई ना कोई तो वजह होगी ना कि जिसकी वजह से बईद नजरी का नक्श इंसानी आंख में पैदा हो जाता है। अब ये रे डायग्राम देख लें। अब इस रे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जिस्म इंसानी आंख के बहुत ही करीब पड़ा हुआ है। अब जैसे ही रोशनी की रेज रेटिना की तरफ बढ़ती हैं तो बजाय रेटिना पर मिलने के वो रेटिना से थोड़ा सा आगे जाके फोकस हो रही हैं, यानी रेटिना से भी आगे बढ़ के एक इमेज बनेगा। अब फिर से रेटिना पे तो इमेज नहीं बन रहा, यानी कि हमारे दिमाग को जो इंस्ट्रक्शन पहुंचानी है वो अब भी वाजिया तौर पे नहीं पहुंचाई जा रही, जिसकी वजह से बनने वाला इमेज एक मबहम इमेज होगा, गैर वाजिया इमेज होगा। अब हम चाहते हैं कि रेटिना पर इमेज हासिल हो, रेटिना पर इमेज हासिल हो तो हम चाहते हैं कि जो रेस फैल रही हैं आगे ये पीछे की जानिब सुकड़ जाएं, कन्वर्ज हो जाएं। तो कन्वर्ज होना, सुकड़ना किसकी खसूसियत है? कन्वर्जिंग लेंस की। कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है? वो रोशनी की रेस को किसी एक पॉइंट तक समेट देता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इंसानी आंख में बईद नजरी का नक्श है तो बईद नजरी का नक्श दूर करने के लिए जिस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है वो या तो होगा कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस भी आप इसे जानते हैं। तो इस तरह से आप आंख के दोनों नकाइस को जान चुके हैं कि अगर करीब नजरी हो तो उसको किस तरह से सही किया जा सकता है, और अगर बईद नजरी का नक्श हो जाए इंसानी आंख में तो उसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि करीब नजरी और बईद नजरी के बारे में आपके जितने भी शुकूक शुबहात थे अब तक वो दूर हो गए होंगे और अब आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, आज हमने सीखा है हल करना 12.23, 12.24 और 12.25 सवाल को। उम्मीद करता हूं कि आपको इन सवालात की समझ आई होगी और इसी के साथ हमारा सवालात के इयादा वाला हिस्सा मुकम्मल हुआ। आइंदा आने वाले लेक्चर में हम मजीद एक कदम आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे एक नए स्टॉप की जानिब जिसका नाम है आला तसव्वुराती सवालात का। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज।